कॉन्ट्रैक्ट मैरिज प्यार या समझौता भाग 31। सिद्धार्थ रक्षिता को अपने घर लेकर आता है। वो रक्षिता को एक कमरे में ले जाकर कहता है, रक्षिता तुम थोड़ी देर आराम करो, मैं तब तक कुछ खाने के लिए लेकर आता हूँ। ये सुनकर रक्षिता कहती है, नहीं भाई, अभी हमारा कुछ भी खाने का मन नहीं है। सिद्धार्थ रक्षिता के सामने घुटनों के बल बैठकर कहता है, रक्षिता मैं समझ सकता हूँ, तुम्हारे लिए ये सब आसान नहीं है। अगर तुम वेदांत से दूर नहीं रह सकती तो क्यों खुद को तकलीफ पहुंचा रही हो। ऐसा कुछ नहीं है भाई, आप ज्यादा मत सोचो, हम ठीक हैं, बस हमारा अभी खाने का बिल्कुल भी मन नहीं है। रक्षिता सिद्धार्थ से अपनी नजरें चुराते हुए कहती हैं, रक्षिता, माना कि मैं तुम्हारा मुंह बोला भाई हूं, पर भाई तो हूं, और मैं अच्छी तरह समझता हूं तुम्हें। मैं तुम्हें किसी भी चीज के लिए फोर्स नहीं करूंगा, लेकिन हाँ, खाने के लिए तुम मना नहीं करोगी, क्योंकि तुम्हें खाने के बाद दवाई भी लेनी है। सिद्धार्थ कहता है। रक्षिता ये सुनकर मुंह बनाकर कहती है, भाई, दवाई खा खा कर तो तंग आ गए हैं हम, ये दवाई कब हमारा पीछा छोड़ेगी? जब तक तुम पूरी तरह ठीक नहीं हो जाती। चलो अब ऐसे मुंह बनाना बंद करो, पूरी बंदरिया लग रही हो। सिद्धार्थ मजाकिया ढंग से कहता है। भाई, रक्षिता सिद्धार्थ को घूरती है, फिर अचानक दोनों हंसने लगते हैं। अच्छा तुम आराम करो, मैं खाना लेकर आता हूँ, सिद्धार्थ कहता है और वहां से चला जाता है। कुछ देर बाद दोनों खाना खाकर सिद्धार्थ रक्षिता को दवाई खिला रहा था, तभी रक्षिता कहती है, भाई, मेधस्वी और आपके बीच सब ठीक हुआ या नहीं? ये सुनकर सिद्धार्थ के हाथ पानी ग्लास में लेते हुए रुक जाते हैं। वो रक्षिता को देखकर कहता है, शायद इस जन्म में हमारा साथ नहीं लिखा। लेकिन भाई, आप बिना कोशिश किए हार कैसे मान सकते हैं? कान्हा जी पर भरोसा रखिए, वो सब ठीक कर देंगे, रक्षिता कहती है। छोड़ो न रक्षिता, वैसे भी अब तुम्हारे कान्हा से भरोसा उठ चुका है मेरा। माँ ने जन्म देकर छोड़ दिया, जिसे अपनी जान से ज्यादा चाहा वो भी मेरी न हो सकी, और डैड हत्यारे बन गए। अपने बेटे की खुशी की उन्हें कभी पड़ी ही नहीं थी, सिद्धार्थ कहता है। ये सुनकर रक्षिता चौंकते हुए सिद्धार्थ को देखती है। सिद्धार्थ रक्षिता को अपनी ओर चौंकते देखकर कहता है, रक्षिता, आप सब सच हमसे कितना भी छुपा ले, एक न एक दिन वो सामने आ ही जाता है। आपको और वेदांत को बात करते सुन लिया था। सच कहें तो ये जो भी हुआ है सब मेरी वजह से हुआ है। नहीं भाई, आपकी वजह से कुछ भी नहीं हुआ, यही हमारी किस्मत था, इसीलिए ये सब हुआ। आप इन सब के लिए खुद को दोष मत दीजिए प्लीज, रक्षिता कहती है और सिद्धार्थ की आंखों में आए आंसू को अपने हाथ से पोंछती है। सिद्धार्थ मुस्कुराकर अपना सर हाँ में हिलाता है। तभी उनके घर का डोरबेल बजता है। सिद्धार्थ और रक्षिता दरवाजे की ओर देखते हैं। रक्षिता कहती है, भाई, आप ये दवाई हमें दीजिए, हम खा लेंगे, आप जाइए, जाकर दरवाज़ा खोलिए। सिद्धार्थ जाकर दरवाज़ा खोलता है, तब तक रक्षिता दवाई खा लेती है। सिद्धार्थ जैसे ही दरवाज़ा खोलता है, वेदांत, मेधस्वी और बाकी सबको देखकर हैरान होकर कहता है, आप सब यहाँ? दादी कहती हैं, क्या हम अंदर आ सकते हैं? हाँ दादी, आइए ना अंदर, सिद्धार्थ दरवाजे से साइड होकर कहता है। वो सभी अंदर आते हैं। रक्षिता की नज़र जैसे ही उन सब पर पड़ती है, वो हैरानी से उन सबको देखने लगती है। रक्षिता की नज़र वेदांत की ओर जाती है। वेदांत उसे ही देख रहा था। सिद्धार्थ सबको देखकर कहता है, देखिए, अगर आप लोग रक्षिता को ले जाने आए हैं तो मैं पहले ही बता रहा हूँ, वो यहाँ से कहीं नहीं जाएगी। रक्षिता, हम यहाँ आपसे आखिरी बार माफ़ी मांगने आए हैं, क्योंकि आज के बाद शायद हम कभी न मिले, वेदांत कहता है। ये सुनकर रक्षिता असमंजस ही उसे देखती है। वेदांत आगे कहता है, जाने से पहले हम आपसे माफ़ी मांगना चाहते हैं। जाने अनजाने हमने आज तक जितनी भी तकलीफ़ दी है आपको, उन सब के लिए सॉरी। हो सके तो हमें माफ़ कर दीजिएगा। रक्षिता दादी को देखकर कहती है, दादी, आप सब कहीं जा रहे हैं क्या? हाँ, हम सब ने स्वर्ण भवन छोड़ दिया है, हम सब इंडिया से बाहर जा रहे हैं। सुनंदा जी कहती हैं, क्या आप सब ने स्वर्ण भवन छोड़ दिया? पर क्यों? कोई कुछ नहीं कहता। रक्षिता दादी की ओर देखकर कहती है, दादी, आप तो समझदार है ना, फिर आप भी। रक्षिता, वीरेंद्र ने जो किया है ना, बहुत गलत किया है। उनकी आंखों पर अभिमान की पट्टी बंधी हुई। जब उसकी आंखों से अभिमान की पट्टी खुलेगी तब उन्हें पता चलेगा कि वो कितने अकेले हैं। रक्षिता, हम उस घर में नहीं रह सकते, क्योंकि वो घर नहीं, एक जेल है जहाँ सिर्फ उसके बातों को बाना जाए, दादी कहती हैं। लेकिन दादी,
रक्षिता कह ही रही होती है कि तभी वेदांत का फोन बजता है। वो देखता है फोन पर मुंशी काका फ्लैश हो रहा था। मुंशी जी क्यों फोन कर रहे हैं? वेदांत खुद से कहता है। वो फोन उठाकर हेलो कहता है। दूसरी ओर से मुंशी जी कहते हैं, हेलो छोटे ठाकुर, आप जल्दी से सिटी हॉस्पिटल आ जाइए। मुंशी जी घबराते हुए कहते हैं। सिटी हॉस्पिटल? बात क्या है काका? वेदांत घबराते हुए कहता है। छोटे ठाकुर, वो ठाकुर ठाकुर साहब को दिल का दौरा पड़ा है। मैं उन्हें हॉस्पिटल लेकर आया हूं, आप भी जल्दी आ जाइए। क्या? दिल का दौरा? हम अभी आ रहे हैं, कहकर वेदांत जल्दी से फोन काटता है। वेदांत को टेंशन में देख सभी को कुछ समझ नहीं आता। दादी कहती हैं, वेदांत क्या हुआ, किसका फोन था? वेदांत दादी को देखकर घबराकर कहता है, दादी वो पिताजी। इतना कहकर वो चुप हो जाता है। क्या हुआ वीरेंद्र को? वो ठीक है ना वेदांत? आप चुप क्यों हो गए? वेदांत बोलिए, दादी घबराकर कहती हैं। दादी, पिताजी को हार्ट अटैक आया है, हम सिटी हॉस्पिटल जा रहे हैं। मुंशी काका पिताजी को वहीं लेकर गए हैं, वेदांत कहता है और जाने लगता है। तभी दादी और बाकी सभी जाने की जिद करते हैं। वेदांत उन्हें बहुत समझाता है, लेकिन वो सब नहीं मानते। सभी जल्दी से हॉस्पिटल जाने के लिए निकल जाते हैं। रक्षिता सिद्धार्थ से कहती है, भाई हमें भी हॉस्पिटल ले चलिए प्लीज। लेकिन रक्षिता अब ठीक नहीं है। भाई प्लीज, हम यहाँ रहेंगे तो हमें ठाकुर साहब की और ज्यादा चिंता होगी, प्लीज हमें ले चलिए वहाँ। अच्छा ठीक है, हम ले चलते हैं, लेकिन आपकी तबीयत थोड़ी भी खराब हुई तो मैं तुरंत आपको वहां से ले आऊंगा। ठीक है भाई, अब जल्दी चलिए। रक्षिता और वेदांत दोनों चले जाते हैं। जोधपुर सिटी हॉस्पिटल। मुंशी जी आईसीयू के बाहर खड़े टेंशन में इधर से उधर चक्कर काट रहे थे। तभी वहां पूरा ठाकुर परिवार आता है। रक्षिता, मेधश्वी और सिद्धार्थ भी वहां आते हैं। काका, पिताजी कहाँ हैं? वेदांत मुंशी जी से कहता है। मुंशी जी आईसीयू की ओर इशारा करके अपना सर झुका लेता है। वेदांत आईसीयू की ओर देखता है। वो धीरे धीरे चलकर गेट के शीशे से रूम के अंदर देखता है। अपने पिताजी को देखकर उसे कुछ देर पहले की बात याद आती है। उसने जिस तरह से उनसे बात की थी। ये सब सोचकर वेदांत की आंखों से आंसू की बूंद लुढ़क कर उसके चेहरे पर आ जाती है। दादी वीरेंद्र जी को देखकर बेहोश होकर गिरने वाली होती है कि वेदांत जल्दी से उन्हें संभाल लेता है। दादी। वेदांत दादी को जल्दी से बेंच पर लिटाता है। रक्षिता और बाकी सब घबरा जाते हैं। एक नर्स वहीं से गुजर रही थी। सिद्धार्थ जल्दी से नर्स को लेकर आता है। वेदांत नर्स को देखकर कहता है, सिस्टर देखिए ना, हमारी दादी को अचानक क्या हो गया? आप टेंशन मत लीजिए, मैं चेक करती हूँ। नर्स इतना कहकर दादी के हाथ की नब्ज चेक करती है। वो कहती है, आप लोग चिंता मत कीजिए, ये ठीक है। किसी बात से इन्होंने ज्यादा टेंशन ले लिया है, जिसके कारण इनका बीपी लो हो गया है और इसलिए ये बेहोश हो गई हैं। इन्हें कुछ देर में होश आ जाएगा। इतना कहकर नर्स वहां से चली जाती है। वेदांत अपनी दादी को देख रहा था। वो खुद को बहुत रोकने की कोशिश कर रहा था, लेकिन उसके आंखों से आंसू रुक ही नहीं रहे थे। रक्षिता वेदांत को देखकर उसके पास आकर कहती है, वेद, आप चिंता मत कीजिए, ठाकुर साहब ठीक हो जाएंगे। हम सबकी दुआ उनके साथ है, उन्हें कुछ नहीं होगा। वेदांत रक्षिता को देखकर कहता है, जिस आदमी के कारण आपको इतना कुछ सहना पड़ा, आप उसके लिए दुआ कर रही हैं। जिन्होंने आपकी जिंदगी को एक खेल समझा, आपका अपमान किया, आप उनके जीवन के लिए प्रार्थना कर रही हैं। नहीं, हम तो उनके लिए प्रार्थना कर रहे हैं जिन्होंने हमारे बाबा के जाने के बाद हमारा ध्यान रखा, हमें पढ़ाया लिखाया और इतना काबिल बनाया कि हम किसी से डट कर मुकाबला करें। इतना अच्छा परिवार दिया, दोस्त दिए, इतने सारे रिश्ते मिले हमें उनकी वजह से। हम उनके लिए प्रार्थना कर रहे हैं, रक्षिता कहती हैं। लेकिन रक्षिता, उन्होंने जो आपके साथ किया, शादी कोई कॉन्ट्रैक्ट नहीं होता, वो तो सातों जन्मों का बंधन होता है। तो फिर वो ऐसा कैसे कर सकते हैं? वेद, ये जो कुछ भी उन्होंने किया, आपके लिए किया, आपके जीवन की रक्षा के लिए किया। और सच कहें तो हमारा सौभाग्य था जो ठाकुर साहब ने ये काम हमें दिया। लेकिन रक्षिता, वेद, हम सब भूल चुके हैं, आप भी भूल जाइए और माफ कर दीजिए ठाकुर साहब को। उन्हें आपकी, अपने बेटे की जरूरत है, रक्षिता कहती हैं। तभी डॉक्टर आईसीयू से बाहर आकर कहते हैं, कांग्रेचुलेशंस, ऑपरेशन सफल रहा। कुछ देर में उन्हें होश आ जाएगा, फिर आप सब उनसे मिल सकते हैं। ये सुनकर सबके चेहरे खिल उठते हैं। कुछ देर में ठाकुर साहब को होश आ जाता है। वो धीरे धीरे अपनी आंखें खोलते हैं।
आंखें खोलते ही सामने अपने पूरे परिवार को देखकर उनकी आंखें छलक उठती हैं। वीरेंद्र, अब कैसा लग रहा आपको? दादी उसके सर पर हाथ फेरते हुए कहती है। वीरेंद्र अपनी माँ को देखकर कहता है, माँ, हमें माफ़ कर दीजिए। आप सबके बिना हम नहीं रह सकते। वो देखता है सब वहाँ थे, लेकिन वेदांत, रक्षिता, सिद्धार्थ को छोड़कर। माँ, वेदांत? ठाकुर साहब कहते ही हैं कि वेदांत वहाँ रक्षिता के साथ आता है। रक्षिता को वेदांत के साथ देखकर ठाकुर साहब कुछ नहीं कहते। तभी रक्षिता कहती है, आप ठीक है ना ठाकुर साहब? ये सुनकर ठाकुर साहब रक्षिता को देखकर अपने कांपते हाथों को जोड़कर रक्षिता से माफ़ी मांगते हैं। हमें माफ़ कर दीजिए रक्षिता, हमने आपके साथ बहुत गलत किया। हमसे बहुत बड़ी भूल हो गई। रक्षिता अपना सर नामे हिलाते हुए कहती है, नहीं ठाकुर साहब, आप प्लीज़ हाथ मत जोड़िए। बड़ों के हाथ सिर्फ आशीर्वाद देते हुए अच्छे लगते हैं, ऐसे माफ़ी मांगते हुए नहीं। ठाकुर साहब रक्षिता के सर पर हाथ रखकर कहते हैं, खुश रहो बेटी। ठाकुर साहब के मुंह से अपने लिए बेटी सुनकर रक्षिता की आंखों से आंसू आ जाते हैं। उसके आंखों में आंसू देख ठाकुर साहब चिंतित होकर कहते हैं, आपकी आंखों में आंसू? हमने कुछ गलत कहा क्या? नहीं, आपने कुछ गलत नहीं कहा। ये तो खुशी के आंसू हैं। आज आपके मुंह से बेटी सुनकर हमारी आंख भर आई। रक्षिता अपने आंसू पोंछकर मुस्कुराते हुए कहती है। वेदांत चुपचाप खड़ा बस अपने पिता को देख रहा था। ठाकुर साहब वेदांत को देखकर अपने पास बुलाते हैं। वो ठाकुर साहब से अपनी नज़रें चुरा रहा था। ठाकुर साहब कहते हैं, वेदांत, आज आपने हमारी आंखें खोल दी। हम अपने ऐशो आराम की जिंदगी में रिश्ते निभाना ही भूल गए थे। आपकी वजह हमें समझ आ गया कि अपने नाम और रुतबे के अहंकार में हम अपने परिवार को खो रहे थे। हमें माफ़ कर दीजिए। नहीं पिताजी, आप माफ़ी मत मांगिए, वेदांत कहता है। ठाकुर साहब अपनी गलती के लिए सबसे माफ़ी मांगते हैं। मुंशी जी, शादी की तैयारियां करवाइए। रक्षिता और वेदांत की शादी हम पूरे रीति रिवाजों और धूमधाम से करवाएंगे। और इस बार दोनों सिर्फ 6 महीनों के लिए नहीं, बल्कि पूरे 7 जन्मों के बंधन में बंधेंगे, ठाकुर साहब कहते हैं। ये सुनकर सभी खुश हो जाते हैं। तभी रक्षिता कहती हैं, ठाकुर साहब, हम आपसे कुछ कहना चाहते हैं। हाँ, कहिए। ठाकुर साहब, मेधास्वी और सिद्धार्थ भाई एक दूसरे से बहुत प्यार करते हैं। हम आपसे हाथ जोड़कर विनती करते हैं, प्लीज़ उन दोनों को दूर मत कीजिए। उनकी शादी के लिए हाँ कह दीजिए। रक्षिता ठाकुर साहब से रिक्वेस्ट करती है। ये सुनकर ठाकुर साहब सीरियस चेहरा बनाकर कहते हैं। सभी ठाकुर साहब की रिएक्शन को ही देख रहे थे। मुंशी जी, आपकी बेटी की शादी हमारे सिद्धार्थ से होगी। इससे आपको कोई प्रॉब्लम है? ठाकुर साहब, आप जैसा कहें। नहीं, मुंशी जी, हम आपकी राय जानना चाहते हैं। ठाकुर साहब, अगर मेधस्वी की खुशी सिद्धार्थ बाबू में है, तो हमें कोई दिक्कत नहीं है। ठीक है, फिर रक्षिता और मेधस्वी की शादी एक ही मंडप पर पूरे धूमधाम से होगी, ठाकुर साहब कहते हैं, जो सुनकर सबके चेहरे एक बार फिर खुशी से खिल उठते हैं। तभी नायरा कायरा कहती हैं, इस खुशी के मौके पर मुंह मीठा करना तो बनता है। इतना कहकर दोनों अपने पॉकेट से चॉकलेट निकालकर सबको खिलाती हैं। वेदांत रक्षिता को खुश देखकर उसके चेहरे पर भी मुस्कान आ जाती है। डियर लिसनर्स, कॉन्ट्रैक्ट मैरिज, प्यार या समझौता अपने आखिरी स्टेज पर पहुंच चुकी है और 2 भाग के बाद ये कहानी समाप्त हो जाएगी। इस कहानी का सीजन 2 कितने कोई सुनना चाहेंगे, कमेंट में ज़रूर बताएं। एंड आज का पार्ट कैसा लगा, कमेंट में बताना बिल्कुल ना भूलें। मिलते हैं अगले भाग में। वीडियो पसंद आए तो लाइक एंड सब्सक्राइब करना न भूलें। बाय बाय।